हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर सत्येंद्र तंवर। आज हम बात करेंगे फिर से एक महत्वपूर्ण विषय पे, और विषय का नाम है द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑर्गन इन आवर बॉडी विच स्टार्ट फंक्शनिंग इवन बिफोर वी टेक फर्स्ट ब्रेथ ऑन दिस प्लैनेट एंड कंटिन्यूज टू वर्क टिल आवर लास्ट ब्रेथ ऑफ ऑन दिस प्लैनेट। मतलब एक ऐसा ऑर्गन जो हम इस पृथ्वी पे जब पहली सांस लेते हैं उससे पहले ही काम करना स्टार्ट कर देता है, और जब तक हमारी आखिरी सांस रहती है तब तक वो काम करता रहता है। तो इस महत्वपूर्ण ऑर्गन का नाम है हार्ट। ये हार्ट इतनी पंपिंग करता है, लेकिन कई बार ये थक जाता है और कई बार ये इसमें अटैक आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में 2-3 ऑप्शन आते हैं कि हम स्टंट डलवाएं या फिर बाईपास करवाएं। तीसरा ऑप्शन आता है थ्रोम्बोलाइसिस का, जिसमें इंजेक्शन के जरिए, दवाइयों के जरिए जो खून की कई बार नस है जो बंद हो जाती है, हार्ट के अंदर जो आर्टरीज़ हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज़ बोलते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है, तो उनको दवाइयों द्वारा खोल दिया जाता है। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं: मेडिसिन, स्टंटिंग जो मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर है, थर्ड वन इज ओपन हार्ट बाईपास सर्जरीज। 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी आने के बाद कम हो गया है, और थर्ड ऑप्शन है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, करवाने से पहले लोग कई बार सोचते हैं बाईपास। तो आज हम इनके तीनों प्रोसीजर्स के प्रोज कॉन्स, ये तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट अटैक की। तो हार्ट कंटिन्यूज टू वर्क टिल ओवर लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ, लेकिन कई बार ये एकदम से क्या है, इसमें ये पूरे शरीर को खून का दौरा करता है, साथ साथ ये अपने आप भी थोड़ा सा खून उसमें से लेता है, क्योंकि इसको भी फंक्शनिंग की ज़रूरत है, फ्यूल की ज़रूरत है। जैसे गाड़ी को पेट्रोल की या फिर इलेक्ट्रिक की या फिर जैसे डीजल की ज़रूरत है, सीएनजी की ज़रूरत है, वैसे ही हार्ट को भी ज़रूरत होती है, और ये सप्लाई होता है इसमें छोटी छोटी धमनियों के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। तो ये कोरोनरी आर्टरीज मुख्यतः 2 होती हैं, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। लेकिन लेफ्ट की 2 डिवीजन हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट मेन और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। तो टोटल मिला के 3 हो जाती हैं, राइट की 1 और लेफ्ट की 2, टोटल 3 होगी। तो हम इसको बोलते हैं ट्रिपल वेजल। यस, ट्रिपल वेजल। तो जब भी किसी पेशेंट को चेस्ट पेन होता है तो यूजुअली हम ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी के बाद कई बार हम कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और ये टेस्ट करवाने के बाद भी कई बार नॉर्मल रह जाते हैं या फिर इनमें कोई दिक्कत आती है, तो हमें एडवाइस किया जाता है कि आपको एंजियोग्राफी करवानी पड़ेगी। जब हमारी एंजियोग्राफी हो जाती है तो हमें पता चलता है कि हमारे हृदय की, जो हार्ट की जो 3 धमनियाँ हैं, उनमें से मुख्यतः कौन सी के अंदर ब्लॉकेज है। 1 के अंदर है, 2 के अंदर है, 3 के अंदर है। तो ये 3 चीज़ें हमें डिस्प्ले पे दिखाई देती हैं कि कौन सी ब्लॉकेज है। और कई बार गोल्डन टाइम को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे एंजियोग्राफी की सुविधा नहीं है, आजकल तो हर शहर में आपको ये मिलती है, लेकिन फिर भी कई बार अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इंजेक्शन का, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोलाइज इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है जहाँ पे ये अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर एंजियोग्राफी अवेलेबल है तो एंजियोग्राफी की जाती है, नहीं है तो थ्रोम्बोलाइज पेशेंट को किया जाता है, अगर हार्ट अटैक ईसीजी के अंदर, ब्लड टेस्ट के अंदर आ जाता है। जब हमने सेकंड ऑप्शन, जब हमने एंजियोग्राफी कर ली, तो एंजियोग्राफी में हमें पता चल गया कि हार्ट की कौन सी नसें बंद है। अगर 1 से ज़्यादा धमनी जो है वो बंद है, यानी 2 या 3 बंद है, तो कई बार आपको एडवाइस किया जाता है कि बाईपास इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कि बाईपास आपका जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड, कई बार एक ही नस बंद है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी बंद है, तो वो है हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, LAD। आपने सुना होगा, कार्डियोलॉजिस्ट कई बार बात करता है तो ये इस शब्द का यूज़ करता है, RCA राइट कोरोनरी आर्टरी, LCX लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और LAD लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो मेजर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, जो हार्ट का मेन पंपिंग चैम्बर है। एक और जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, कई बार आपने सुना होगा, तो इन तीनों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। कई बार आपने सुना होगा कि किसी आदमी को तो 3 हार्ट अटैक आ चुके होते हैं, फिर भी वो अपनी दवाइयों से अपनी जीवन शैली चेंज करके अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता रहता है। कई बार आपने सुना होगा किसी व्यक्ति को एक ही अटैक आया, उसी अटैक के दौरान वो जानलेवा हो गया और उसने अपना जीवन जो है वहीं पे ख़त्म हो गया।
तो वो यूजुअली पाया जाता है जब आपकी जो मेन आर्टरी है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, उसके अंदर सडन ब्लॉकेज आ जाए, क्योंकि वो मेजर पोर्शन को सप्लाई करती है और उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो यूजुअली फर्स्ट अटैक के अंदर ही कई बार मोर्टेलिटी हो जाती है। उसका कारण ये है, कई लोग बोलते हैं जी हमारे फलाने रिश्तेदार को तो 3 अटैक आए थे, चौथे में उनको दिक्कत हुई थी, या 2 आए थे या 1 आया था, लेकिन सेकंड थर्ड में उनको दिक्कत हुई, फर्स्ट वाले में बच गए थे। लेकिन इनको पता नहीं क्या हुआ, इनको फर्स्ट में ही दिक्कत आ गई। तो इसका रीज़न यही है कि जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है, जो लेफ्ट मेन है, उसके अंदर ही ब्लॉकेज आ गई और मेजर पोर्शन ऑफ द हार्ट इज डिप्राइव्ड फ्रॉम द ब्लड सप्लाई एंड कुडंट मीट द डिमांड and suddenly landing into cardiac arrest or further complications and succumbance to death। ये पॉसिबिलिटी है। तो अब हम आ जाते हैं, तो एंजियोग्राफी किया, एंजियोग्राफी में हमें पता चल गया कि कौन सी ब्लॉकेज है, RCA है, LCX है या LAD है। थर्ड ऑप्शन की जब हम बात करते हैं बाईपास, तो बाईपास कब किया जाता है? अगर तीनों धमनियाँ बंद है, तीनों में स्टंट इकट्ठा डाला नहीं जा सकता, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट कई बार अवॉइड करते हैं, या फिर आपको बाईपास सर्जन के पास भेज देते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में क्या किया जाता है? थर्ड ऑप्शन में पेशेंट की बाईपास की जाती है और बाईपास में दूसरी जगह से जो है आर्टरीज या वेन्स लेके उनको ग्राफ्ट किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, कैबेज या CABG बोला जाता है। अब हम थोड़ी सी और जानकारी की बात करेंगे। कई बार जब जैसे हार्ट अटैक आ जाता है, आपको पता लग गया चेस्ट पेन हो रहा है, या आपने कहीं पे ECG करवाया एक क्लिनिक में, सामान्यतः छोटे सेंटर पे, तो वहाँ पे एंजियोग्राफी या कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपको रेफ़र कर दिया गया फिजिशियन के पास या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, CTVS सर्जन नहीं है। तो आपने क्या किया, वहाँ जाके एंजियोग्राफी करवाई और एंजियोग्राफी में पता चला कि हार्ट की तीनों नसें बंद हैं, तीनों नसें बंद हैं। अब कार्डियोलॉजिस्ट ने भी आपको रेफ़र कर दिया कहाँ पे? CTVS सर्जन के पास बाईपास के लिए। तो आपके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि आपके शहर में फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियोलॉजिस्ट कहाँ पे अवेलेबल है, इफ एट ऑल एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें ये दोनों डॉक्टर अवेलेबल हैं, अगर इफ एट ऑल सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट भी है और जहाँ पे CTVS सर्जन भी है या CVTS सर्जन भी है, या जिनको हम हार्ट के बाईपास के सर्जन बोलते हैं, वो अलग होते हैं, वो अवेलेबल है। वो मुख्यतः काफ़ी कम सेंटर्स पे पाए जाते हैं। आपको कार्डियोलॉजिस्ट मिल जाएगा, स्टंटिंग की सुविधा टायर 2 सिटीज़ में मिल जाएगी, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट के साथ साथ CTVS सर्जन अवेलेबल हो, वो आपको बहुत कम अस्पताल्स में मिलता है। वो आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपके शहर में नज़र घुमा के देखिएगा कहाँ पे वो अवेलेबल है, क्योंकि अगर वो अवेलेबल है तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि पेशेंट गया, पेशेंट की एंजियोग्राफी की, एंजियोग्राफी में पता चला तीनों नसें बंद है, या फिर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग बंद है, जो मेन है उसके अंदर ब्लॉकेज है, जहाँ पे कई बार बाईपास का ऑप्शन ही रहता है। तो आपको एक ही छत के नीचे अवेलेबिलिटी हो जाती है CTVS सर्जन की। अब आप जानेंगे कि ये तो डॉक्टर का डिसीजन है, ये डॉक्टर का भी डिसीजन है और ये आपकी जानकारी का विषय भी है, क्योंकि इसमें आपका जो गोल्डन टाइम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार आप ट्रैवल कर रहे होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और हार्ट अटैक में जो मेजर पोर्शन ऑफ हार्ट है वो डैमेज हो रहा होता है, और वो जितना डिले होता है प्रोसीजर में, रीवैस्कुलराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, दोबारा से वैस्कुलराइजेशन करने में जो समय लेता है, या एडमिट होते हैं, फर्दर जांचें और जो भी ऑपरेशन होता है उसमें समय लगता है। तो उन चीज़ों के दौरान जो मायोकार्डियम है, जो हार्ट की 3 लेयर हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तो जो मायोकार्डियम वो डैमेज हो गया होता है, वो डैमेज इरिवर्सिबल होती है काफ़ी समय तक। तो ये 3 चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि 3 ऑप्शंस हैं, इंजेक्शंस वाला, स्टंटिंग वाला, बाईपास वाला। अब बाईपास, हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्सर मरीज़ हमारे से पूछते हैं या फ़ोन आता है, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे तीनों नसें बंद है, तो हम क्या करें? तो कई बार कार्डियोलॉजिस्ट क्या कहता है, जो मेन नस है, ब्लॉकेज है, उसके अंदर एक के अंदर स्टंट डाल देता है और बोल देता है बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो देखा जाएगा। ऐसा अक्सर वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे CTVS सर्जन अवेलेबल नहीं होता, एक चीज़। दूसरा चीज़, जब टाइम क्रूशियल हो, टाइम ही ना हो पेशेंट को रेफ़र करने का एक स्थान से दूसरे स्थान का, कंडीशन क्रिटिकल हो, तो यहाँ पे कई बार डिसीजन मेकिंग भी इंपॉर्टेंट करती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द कार्डियोलॉजिस्ट।
तो आप प्रेफर करें, अगर आपको लगता है कि उतना ही समय, जैसे 2 सेंटर हैं, दोनों 20 किलोमीटर हैं आपके गांव से या शहर से, या 50 किलोमीटर हैं दोनों, एक जगह कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, एक जगह कार्डियोलॉजिस्ट और CTVS सर्जन दोनों अवेलेबल हैं, तो आप प्रायोरिटी सेंटर को दीजिएगा, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। उसका आपको फ़ायदा ये मिलेगा इफ़ एट ऑल, क्योंकि पाया गया है काफ़ी परसेंटेज ऑफ केसेस में ब्लॉकेज तीनों आर्टरीज में पाई जाती है, लेफ्ट मेन में पाई जाती है, तो वहाँ पे आपका एक ऑप्शन क्लियर रहता है, खुला रहता है कि आपको इफ़ एट ऑल ज़रूरत पड़ी तो ये ऑप्शन को, ये इसको चूज़ किया जाएगा और मरीज का जो गोल्डन टाइम है उसी के दौरान बाकी फर्दर जो मैनेजमेंट है वो स्टार्ट की जाएगी। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की हम बात करेंगे, कई बार हम रूटीन की एंजियोग्राफी करवाते हैं, जैसे कई लोग को बार बार छाती में दर्द हो रहा होता है, पसीना आता है, घबराहट होती है, तो रूटीन में कई बार हमने एंजियोग्राफी करवाई और हमें पता चला कि ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज कितनी है और वो इमरजेंसी नहीं है, दैट इज़ नॉट एन इमरजेंसी, तो वहाँ पे एक सेकंड ओपिनियन एल्सो प्लेज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो वहाँ पे आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं क्योंकि आपके पास समय है, क्योंकि आपने रूटीन में टेस्ट करवाया है और पता चला ब्लॉकेज आई है, तो आप डायलेमा में हैं कि मैं स्टंट डलवाऊँ या बाईपास करवाऊँ या क्या करवाऊँ, तो उस जगह पे आप एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, सेकंड कार्डियोलॉजिस्ट की या सेकंड CTVS सर्जन की, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है, यू आर नॉट इन ए पेन, एक्यूट पेन में नहीं है, एक्यूट इमरजेंसी में नहीं है। कई बार ये जिनको हम बोलते हैं इलेक्टिव एंजियोग्राफी करते हैं, जैसे इलेक्टिव एंजियोग्राफी की या फिर डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी की, मतलब एंजियोग्राफी प्रोसीजर नहीं किया, सिर्फ एंजियोग्राफी की, तो वो चीज़ भी फॉलो की जा सकती है। तो 3 ऑप्शंस जो हैं, इंजेक्शन जिसको हम बोलते हैं डोर टू निडल, सेकंड डोर टू बैलून और थर्ड डोर टू नाइफ, 3 चीज़ें हैं, डोर टू निडल, डोर टू बैलून, जो एंजियोग्राफी होती है बैलून डाल के उसको इन्फ्लेट किया जाता है, फिर स्टंट प्लेस किया जाता है, थर्ड डोर टू नाइफ, नाइफ इज सर्जरी जो की जाती है, न्यू वर्ड है सुनने में। तो ये 3 ऑप्शंस है, तो इन 3 ऑप्शंस को चूज़ करके रखें, क्रिटिकल समय में ये हमारे काम आते हैं, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो बिफोर यू कंसल्ट यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड दीज 3 ऑप्शंस, आइदर इन emergency or either in elective when you are going for routine checkup. So think before consulting, so that's a most important. तो आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस छत के नीचे जा रहे हैं, so what the paradigms or what the specialty available over there. अगर आपको emergency भी होती है तो आपके पास options हैं, same duration में है, तो try to reach as at earliest आप जिस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, बिकॉज टाइम इज़ गोल्ड, टाइम इज़ हार्ट, टाइम इज़ ब्रेन, ये चीज़ें आपको समय नहीं देती। सो थैंक यू वेरी मच, कीप स्प्रेडिंग, कीप शेयरिंग दिस नॉलेज सो दैट मैक्सिमम लाइव्स कैन बी सेव्ड एट ए बेटर टाइम। थैंक यू वेरी मच।